अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्रॉनिक बैक पेन होता है, यानी कमर का वो दर्द जो बहुत अरसे से चल रहा होता है, लोग उसकी वजह से बहुत तंग और आवाज़ार और बेजार होते हैं। तो क्या हम घरों में ऐसे कुछ काम कर सकते हैं कि जिससे हमारा ये जो कमर का दर्द है ये कम से कम हो जाए और आखिरकार हमें इससे निजात भी मिल जाए। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो ये है कि जब आप रात को सोते हैं, अगर आपकी सोने की पोजीशन ठीक नहीं है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उस सोने की जो गलत पोजीशन की वजह से रात को आपका जो दर्द है शायद या तो आपको सोने नहीं देगा या एक अच्छी नींद नहीं लेने देगा। इसलिए रात को जो प्रॉपर एक पोजीशन में सोना और पूरी नींद पूरी करना भी इस दर्द से की कमी की तरफ जाने की तरफ एक स्टेप है। तो सोने की क्या पोजीशन होनी चाहिए? इससे पहले जो सोने का आपका बिस्तर है, जो आपका मैट्रेस है, जो आपका बेड है, उसकी ख़ास बात हो कि उसमें झोल ना हो। जैसे चारपाई होती है या मैट्रेस होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, ऐसा ना हो, बल्कि एक फर्म मैट्रेस जिसको हम कहते हैं कि पुरसकून एक ऐसा मैट्रेस या बेड कि जो बिल्कुल फर्म हो और वो नीचे की तरफ ना जाए। तो ये उसकी बुनियादी एक चीज़ है कि सोने के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी साइड पे सोना है। अगर आपको कमर के दर्द का मसला है तो आप साइड पे सोएं और अपने जो दोनों घुटने हैं, दोनों जो नीज हैं, उनके दरमियान तकिया रखें। इससे क्या होगा कि आपके जो रीढ़ की हड्डी की पोजीशन होती है वो बन जाती है नेचुरल और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपको बहुत सुकून से आप सो सकते हैं और कमर के दर्द में कमी आ सकती है। लेकिन अगर आप साइड पे पोजीशन लेके नहीं सोना चाहते या नहीं सो सकते तो आप सीधे लेटें, लेकिन अपने जो आपके घुटने हैं, जो नीज हैं, उनके नीचे एक तकिया रख लें, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। तो आपके जो सोने की पोजीशन है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये वो अमल है जो आपने रोज़ाना करना होता है। तो आपके दर्द में जो शिद्दत है, दर्द की शिद्दत है, उसमें कमी लाने का ये भी एक बाइस बनता है। दूसरी जो अहम चीज है वो है आपके बैठने की पोजीशन। फर्ज करें कि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, या कुछ ऐसा काम है कि जिसमें रोजाना आपको बैठना पड़ता है और काफी देर तक बैठना पड़ता है, तो आपके जो बैठने की पोजीशन है वो भी आपके जो दर्द के होने को, ना होने को, और अगर दर्द है तो उसमें कमी लाने का बाइस बनती है। बैठने का क्या तरीका है कि आप बिल्कुल आप अपराइट बैठें। आप आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आप सीधे होकर बैठें। आप आगे की तरफ मत झुकें। मिसाल के तौर पे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बाज़ लोग झुक के काम करते हैं। आपने झुकना नहीं है, बिल्कुल आपने सीधा होकर बैठना है और आपके जो ये शोल्डर्स होते हैं, ये कंधे होते हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स हो, इनमें किसी किस्म की टेंशन ना हो। इसी तरह से आपकी जो कमर है वो पीछे चेयर के साथ, जो चेयर की साइड आपके कमर के साथ लग रही है, तो उसके साथ आप इसको पोजीशन करें, लगाएं उसके साथ। और जो आपके कमर का नीचे का हिस्सा है वहाँ पे जो आप छोटा सा कोई तकिया रख सकते हैं, कोई टॉवल या तौलिया आप रोल करके रख सकते हैं। अगर आप सीधे बैठेंगे, आपके जो शोल्डर हैं वो रिलैक्स होंगे, आगे की तरफ आप झुके नहीं बैठेंगे और आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे सीधे आपने रखे होंगे। तो ये वो बैठने की पोजीशन है कि इस पे अगर आप बहुत लंबे अरसे तक भी आपको बैठना पड़े तो आपकी जो कमर का दर्द है या तो वो होगा नहीं, और या फिर अगर आप कमर के दर्द का शिकार रहते हैं तो उस सूरत में इसकी शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। उसके बाद जो तीसरी अहम चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको कमर के दर्द का सामना होता है वो होता है दवाइयों का इस्तेमाल। देखें, दो तीन किस्म की दवाइयाँ होती हैं। एक वो दवाइयाँ होती हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती डॉक्टर को दिखाने की और आप जाके किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। इनको आमतौर पर हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन, कि जिसमें आप गए और आपने जाके बात की कि मुझे कमर का दर्द होता है तो दर्दों की दवाई दे दे। ये आपको खुद पता होता है। ये दो किस्म की होती हैं। एक को हम सिंपल एनाल्जेसिक्स कहते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, और एक होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम एक मिसाल है, ये जेनरिक नेम है ये। लेकिन ये दो किस्म की हैं। लेकिन आपने एक बात को कभी नहीं भूलना कि पैरासीटामोल उन लोगों के लिए ठीक नहीं होती जिनके जिगर का मसला होता है, तो वो हमेशा कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से बात कर लें। इसी तरह से जो एनसिड्स का मैंने नाम लिया है, तो ये दवाइयाँ वो लोग जिनको मैदे का मसला होता है, वो लोग जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक दवाई होती है। तो कोशिश करें, या जिनके प्लेटलेट्स का मसला होता है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ये दवाई इस्तेमाल ना करें। और अगर आम दवाइयों के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा ना हो रहा हो तो फिर आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो कुछ आपको दवाइयाँ लिख के देते हैं दर्दों की, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं। क्योंकि ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनके अंदर नींद होती है, जिसको हम कहते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, यानी थोड़ी सख्त दवाइयाँ
लिख के देते हैं। इसी तरह से कुछ दवाइयाँ होती हैं कि जिसमें मसल रिलैक्सेंट के आपके जो पट्टे होते हैं, जो दर्द की शिद्दत की वजह से उनमें जकड़ाव भी आ जाता है, तो उनको रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ लिख के देते हैं। तो डॉक्टर ऐसे मौके पे आपसे पूछते हैं, जैसे अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि वो दोनों ये किस्म की जो दवाइयों की जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो वो या तो लिखेंगे नहीं या रात के लिए लिखेंगे, क्योंकि इनके अंदर नींद होती है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को मुकम्मल तौर पे अपनी हिस्ट्री बताएंगे कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। जैसे बाज़ लोग दिल की वजह से एस्प्रिन ले रहे होते हैं। अब वो जो एस्प्रिन है वो खुद में एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अगर ऐसे मौक़ों पे आप ये बात डॉक्टर को नहीं बताते और वो आपको एक दो और उसी किस्म की दवाइयाँ दे देता है जिस किस्म की दवाई ये है, तो जिससे आपको खुदा न खास्ता नुकसान होने का डर होता है। इसी तरह से आपने अपने डॉक्टर को बताना होता है कि मुझे अल्सर का प्रॉब्लम है, मेरे गुर्दे का प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर आपको बहुत एहतियात के साथ दवाइयों का इंतखाब करता है। और आखिर में दवाइयों के सिलसिले में बाज़ लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि उनको डिप्रेशन की दवाई दी है डॉक्टर ने, तो ये एंटी डिप्रेसेंट देने का क्या फ़ायदा है, जबकि हमें तो कमर का दर्द था। दोस्तों, अभी तक अगरचे ये मालूम नहीं हो सका है कि क्या वजह है सबसे बड़ी कि एंटी डिप्रेसेंट जो है वो कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि क्योंकि कमर के दर्द में कुछ जो मैसेजेस होते हैं, कुछ वो जाते हैं हमारे दिमाग की तरफ, जिसकी वजह से हमें फिर शिद्दत का एहसास होता है। तो वो लोग जिनको डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, तो उनमें ये जो मैसेजिंग है, ये जो पैगामात का सिलसिला है कमर से दिमाग की तरफ जाने का, तो इसकी शिद्दत में कमी आती है, तो मरीज़ को बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर हम दवाइयों की बात करें तो सिंपल एनाल्जेसिक्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स हैं, मसल रिलैक्सेंट है और एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ये वो दवाइयां हैं जो आपके कमर के दर्द के लिए तजवीज़ की जाती हैं और मजबूरन आपको कुछ अरसे के लिए लेना पड़ती हैं। तो आप कोशिश करें, इनमें से कोई भी दवाई है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आप इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि हर दवाई के होते हैं, आप उससे बच सकें। दोस्तों, वो लोग जिनको कमर के दर्द का प्रॉब्लम होता है, कितना ज़रूरी है उनके लिए कि वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है या फिज़िकल थेरेपी करवाने वाला जो शख्स होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है उस चीज़ में, कि उससे रब्ता करना। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपको बड़े डिटेल में और अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कैसे, किस पोजीशन में आपने सोना है, किस पोजीशन में आपने बैठना है, जब आपने कोई चीज़ उठानी है झुक के, तो कैसे आपने पहले अपने घुटनों को बेंड करना है और कमर को नहीं आपने झुकाना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे। और दूसरी और अहम तरीन बात यह होती है कि वो लोग जिनको कमर के पुराने दर्द का मसला होता है ख़ास तौर पे, तो वो उनको कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस बताएंगे। और उन एक्सरसाइजेस का मकसद क्या होगा कि जो आपका कमर है, जो आपका रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं पट्टे या मसल्स, जिसको हम कोर मसल्स कहते हैं, वो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज अपनी निगरानी में करवाएंगे और आपको सिखाएंगे कि आपने घर में भी रोज़ाना की बुनियादों पे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करनी है जिनको हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपके ये जो मसल्स होते हैं, ये जो पट्टे होते हैं, ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। और एक दफ़ा ये मजबूत हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप का जो कमर का दर्द है, आपको उससे निजात मिल जाएगी। थोड़ा लंबा ये प्रोसेस होता है, लेकिन आखिरकार आप इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं कि आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आप इस मसले से निकल आते हैं। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस काम के, तो उनसे रब्ता आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको कमर के एक ऐसे दर्द का सामना है जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत अहम रोल है इस पूरे काम के अंदर। एक और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है उन लोगों की तरफ से जिनको कमर के दर्द का मसला होता है कि कमर के दर्द की सूरत में उनको कितना बेड रेस्ट करना चाहिए। और आप दोस्तों को मालूम है कि पहले हमेशा ये होता था कि किसी को कमर के दर्द का प्रॉब्लम होता था तो डॉक्टर लिखते थे बेड रेस्ट, कि आप 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस है। लेकिन अब ये पॉलिसी तब्दील कर दी गई है। स्टडीज़ ने साबित किया है कि किसी को अगर कमर के दर्द की शिद्दत का मसला है, 1 से 2 दिन रेस्ट के अलावा कोशिश करें कि उनको हौसला अफजाई करें, उनको इनकरेज करें कि वो मूव करें, वो चलें फिरें, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जैसे साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है और योगा होता है, वॉक होती है। तो जो पुराना कॉन्सेप्ट है कि कमर के दर्द के नतीजे में आपको मुकम्मल आराम करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए, तो वो तब्दील कर दिया गया है। 1 से 2 दिन रेस्ट के अलावा कोशिश की जाती है कि लोग जो हैं वो चलें फिरें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चले फिरेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कमर के जो दर्द की शिद्दत है उसमें इजाफा की बजाय कमी देखने में आती है। अब अगला जो काम आप कर सकते हैं घरों के अंदर कमर के दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए, ये वो काम है जो तकरीबन हर एक शख्स ने किया होगा इससे पहले ही। वो ये होता है कि अगर आपको कमर के दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ है या खुदा न खास्ता आपको चोट लगी है, तो वो एरिया जहाँ पे कमर का दर्द हो रहा है वहाँ पे आपने आइसिंग करनी होती है।
एक तो ये पैड मिलते हैं आइसिंग के, या फिर आप जो बर्फ़ होती है उसको किसी टॉवल में लपेट के, वो जो टॉवल है वो ठंडा हो जाता है, तो फिर आप उस एरिया पे दिन में काफ़ी दफ़ा लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि 20 मिनट के लिए आप बार बार लगाएं। तो ये जो आइसिंग होती है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद फिर आप इस आइसिंग को तब्दील कर देते हैं हीटिंग में, यानी वो दोबारा आप कोई ऐसा टॉवल हीटिंग पैड लेते हैं कि जो कि गर्म होता है, उसको आप वक्फे वक्फे से और बार बार लगाते हैं, ताकि ये जो एरिया है जहाँ पे आपको दर्द था, अब वहाँ पे खून का फ्लो जो है या खून का जो बहाव है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आइसिंग और हीटिंग एक ही वक्त में नहीं की जाती, पहले आइसिंग करते हैं और उसके फिर जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो फिर हीटिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपके पुराने जो कमर के दर्द में भी आपको बहुत मदद देते हैं, या खुदा ना खासा किसी को चुप पड़ जाती है, किसी को अचानक ही कोई इस तरह का पट्टे का दर्द होता है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ये मदद करते हैं। अब मैं एक ऐसे तरीके की बात करने लगा हूँ जिस पे कम बात की जाती है लेकिन जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो क्या होता है कि जो मसाज किया जाता है, जो कमर का मसाज किया जाता है, अगर आप किसी ऐसे शख्स से रब्ता करते हैं जो या तो इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो या वो बहुत अरसे से ये काम कर रहा हो कि कमर के दर्द के लिए मसाज करता हो लोगों का, लेकिन उसको टेक्निक आती हो, प्रॉपर टेक्निक आती हो, तो अगर आप कमर का मसाज करवाते हैं तो चांसेस यही हैं कि कुछ ही अरसे में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप ये छोड़ देते हैं तो 6 महीने के बाद, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने का डर होता है, तो कोशिश ये करें कि आप इसको हर कुछ अरसे के बाद, जब भी आपको बैक पेन स्टार्ट होता है, तो आप ये जो मसाज है, या बाज़ लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपकी स्पाइनल मैनिपुलेशन करते हैं, यानी वो इसको इस तरीके से कुछ पॉइंट्स को दबाते हैं कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मसाज एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लंबे अरसे के लिए करना पड़ती है और बार बार करना पड़ती है, जिसकी वजह से ये फ़ायदा आपके साथ फिर चलता है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल आता है कि उनको या उनके किसी अजीज़ को जब कमर का दर्द होता था तो उनको कुछ शुआएं लगाई गई थी, जिसके बाद से उनके कमर के दर्द में बेहतरी आई। बेसिकली ये शुआएं नहीं होती, इसको हम कहते हैं नर्व स्टिमुलेशन, कि हमारे जो आसाब होते हैं जो दर्द को लेके जाते हैं हमारे दिमाग की तरफ, दर्द की शिद्दत को, तो उनको कुछ पल्सेस या कुछ शुआएं आप कह सकते हैं, कुछ रेज कह सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं बिल्कुल हल्की सी शिद्दत के, तो वो दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस शिद्दत में कमी आती है। इसको हम कहते हैं टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, कि आपकी जो जिल्द पे कुछ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और फिर उनकी मदद से कुछ मखसूस जो आसाब हैं या नर्व्स हैं उनको छोटी सी हल्की शिद्दत की जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं वो दी जाती हैं। जब वो दी जाती हैं तो उनके एक्टिवेट या कम एक्टिवेट होने से आपकी जो दर्द की शिद्दत है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। ये जो नर्व स्टिमुलेशन है ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका इलाज है, जिसके ऊपर अभी बहुत स्टडीज़ चल भी रही हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च है, तहकीक है, तो इसके बारे में भी जैसे जैसे मज़ीद चीज़ें सामने आती जाएंगी तो वो दोस्तों आपको मालूम होती जाएंगी। लेकिन ये भी पुराने कमर के दर्द का एक अच्छा तरीका है, इलाज है। बाज़ लोगों का जो कमर का दर्द जब ठीक नहीं हो रहा होता तो डॉक्टर तंग आके उनको भेजते हैं साइकोथेरेपिस्ट के पास। अब जहन में आता है कि क्या ये मरीज़ को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये डॉक्टर क्योंकि तंग आ चुके हैं तो इसलिए मुझे भेज रहे हैं, या मेरा जो पुराना कमर का दर्द है ये उसके इलाज का हिस्सा है। ये दूसरी बात ठीक है, क्योंकि जब दवाइयों से, जब मुख्तलिफ़ किस्म के इन तमाम चीज़ों से दर्द ना बेहतर हो रहा होता तो फिर एक काम किया जाता है जिसको कहा जाता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी एक ऐसा तरीका इलाज कि जिसमें आपसे मुसलसल बात की जाती है, आपको समझाया जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो दर्द की शिद्दत को महसूस करने में ज़्यादा हसास होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। तो असल में यह हमारा रिएक्शन होता है कि हमें दर्द सब लोगों को एक जैसा हो जाएगा हमारे दिमाग की तरफ, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और कुछ लोग कम महसूस करते हैं। तो साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है, वो आपके साथ मुसलसल बात करता है, वो आपकी उस सेंसिटिविटी को, उस जो शिद्दत है एहसास की, उसको कम करता है। तो 10 से 15 दिन के बाद लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है और वो कमर के दर्द की शिद्दत को कम से कम 50% कम महसूस करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं एक ऐसे टीकों की तरफ के जिसका अक्सर आप सुनते रहते हैं कि कमर में या रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिद्दत से आखिर तंग आके या क्रॉनिक पेन से तंग आके लोग टीका लगवाते हैं। पहली तो ये बात समझें कि अगर किसी को ये इंजेक्शन लगवाना पड़े, जिसे हम स्पाइनल इंजेक्शंस कहते हैं, तो हमेशा स्पेशलिस्ट से लगवाएं। अब तो बड़े बड़े जो शहरों के अंदर पेन स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स हैं या डॉक्टर हैं जो कि पेन की इलाज में उन्होंने स्पेशलाइज किया होता है, या जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं जिनको हम बेहोशी वाले डॉक्टर कहते हैं, तो वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं ये इंजेक्शन देने में।
तो ये जो स्पाइनल इंजेक्शन होता है ये स्पेशलिस्ट से लगवाएं, ये पहली चीज़ है। दूसरी बात है कि आपने उस डॉक्टर से जिससे आप अपने कमर के दर्द का इलाज करवा रहे थे तो उससे बात करनी होती है कि अगर आपने बाकी तकरीबन सारे ऑप्शन जो हैं वो इस्तेमाल करके देख लिए लेकिन फिर भी आपको जो कमर का ये दर्द है ये नहीं जा रहा है, तो फिर आप इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अक्सर हम स्टीरॉइड्स देते हैं, ये जो स्पाइनल इंजेक्शन है इसके लिए स्टीरॉइड्स देते हैं जिससे वहाँ पे जो शिद्दत होती है इन्फ्लेमेशन की, सोजिश की, वो कम हो जाती है। लेकिन 1 साल के अंदर कितनी दफ़ा टीका लगना है ये आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है, इसलिए कोशिश करें स्पेशलिस्ट से बात करें, वो ये फैसला करेगा कि कितनी दफ़ा साल में आपको टीका लगना है और कौन सा टीका लगना है और किस तरीके से लगना है। क्योंकि खुदा न खासा ये इंजेक्शन अगर गलत तरीके से लगा दिए जाएँ या ज़्यादा तादाद में लगा दिए जाएँ तो इनके अपने नुकसानात हैं। तो स्पाइनल इंजेक्शन भी इन लोगों के लिए एक ऑप्शन है। आखिर में दोस्तों हम उस ऑप्शन की बात करेंगे पुराने जो कमर के दर्द के मरीज़ों के लिए कि जिसकी तरफ कोई नहीं आना चाहता, ना डॉक्टर आना चाहता है ना मरीज़ आना चाहता है, यानी इसको हम आखिरी हरबा समझते हैं क्योंकि ये वो ऑप्शन है जिसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ये है सर्जरी। ये जो स्पाइनल सर्जरी है ये 3 किस्म की सबसे बड़ी होती है। एक को हम कहते हैं डाइसेक्टमी। डाइसेक्टमी क्या है कि किसी की जो डिस्क है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका एक हिस्सा, मोहरा जो है उसका एक हिस्सा होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं, वो बाहर की तरफ निकली हुई है जिसको हम डिस्क बल्ज कहते हैं। तो बाज़ औक़ात उस हिस्से को हमें काटना पड़ता है जिसको हम कहते हैं डाइसेक्टमी। डिस्क से डिस्क है और एक्टमी कहते हैं किसी चीज़ को काट के फिर उसको अलहदा कर दिया जाए या फेंक दिया जाए। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लेमिनेक्टमी। लेमिना भी जो हमारे मोहरे होते हैं उनका एक हिस्सा होता है। तो कमर के मोहरों का वो हिस्सा अगर लेमिना जो दबा रहा हो हमारे असाब को जिसकी वजह से हमें दर्द हो रही होती है तो बाज़ का तो उसको भी काट के दूर यानी जिस्म से हटाना होता है, उसे हम कहते हैं लेमिनेक्टमी। उसके लेमिना क्या है, रीढ़ की हड्डी के मोहरे का वो हिस्सा, और उसको जब उसके कुछ हिस्से को काट दिया जाता है तो वो जो आसाब या नर्व्स उसके नीचे दबे हुए होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं लेमिनेक्टमी। और आखिर में बाज़ लोगों का जो रीढ़ की हड्डी है या उसके जो मोहरे हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो हिलते रहते हैं ज़्यादा, तो इसको फिर हम स्टेबलाइजेशन जो एक प्रोसीजर है वो करते हैं। तो ये 3 जो हैं प्रोसीजर हैं कि जो किए जाते हैं, लेकिन ये आखिरी हरबा सोचा जाता है कि बाकी अगर किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं होता तो फिर ये करना पड़ता है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये थी एक वीडियो जो कमर का दर्द होता है जो अक्सर पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को है, पूरी दुनिया में है ज़ाहिर है। तो ये था उसके बारे में कुछ बुनियादी मालूमात कि घरों में आप क्या कर सकते हैं इससे निजात हासिल करने के लिए या इसकी शिद्दत को कम करने के लिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो ये निशान है जो आवाज़ भी है इसको दबा दें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी कोई वीडियो है तो उसको शेयर करें और कोशिश करें कि कोई भी वीडियो जो आपको लगता है कि किसी और को फ़ायदा दे सकती है तो वो तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।